हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग ACF का 2017 के पेपर का डिस्कशन कर रहे थे, उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम लोग आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख दिया है जो ACF का पेपर है 2017 का, और मेरे पास जो पेपर अभी मेरे हाथ में है वो सेट A है, और ये मैं केमिस्ट्री के पोर्शन को डिस्कस कर रहा हूं। पिछले अगर सीरीज में देखते तो हम लोगों ने 9 क्वेश्चन तक का डिस्कशन कर लिया था। अब उसके आगे चल के मैं क्वेश्चन नंबर 10 अब आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। तो इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए मैं इस क्वेश्चन को पढ़ता हूं कि क्वेश्चन क्या था कि H+ आयन तथा OH- आयन के संयोग से पानी का बनना कहलाता है। अगर इंग्लिश में पढ़ें, द कॉम्बिनेशन ऑफ H+ आयन एंड OH- आयन ग्रीज आउट वाटर इज कॉल्ड। तो देखिए, H+ आयन और OH- आयन के कॉम्बिनेशन से बन रहा है H2O। ठीक, तो ये क्रिया कहलाती क्या है? अब इनमें ऑप्शंस दिया हुआ है। पहला ऑप्शन दिया है जल अपघटन, दूसरा ऑप्शन दिया है उदासीनीकरण, तीसरा दिया है निर्जलीकरण, चौथा दिया है डिहाइड्रोजनीकरण, और पांचवा तो आप जानते ही हैं, इसमें से कोई नहीं। तो अब इन चारों या पांचों जो ऑप्शंस हैं, इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ये जो प्रोसेस हो रही है, ये एक तरीके से H+ आयन जो है वो किसको प्रदर्शित कर रहा है? वो प्रदर्शित कर रहा है अम्ल को या एसिड को, और OH आयन जो होता है वो प्रदर्शित कर रहा है बेस या क्षार को। आपको पता होगा कि आर्हेनियस की अवधारणा के हिसाब से जो पदार्थ जलीय माध्यम में H+ आयन देते हैं वो कहलाते हैं अम्ल, और जो पदार्थ जलीय माध्यम में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं वो कहलाते हैं क्षार। तो अगर अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से पानी बनता है तो यह अभिक्रिया मुख्यतः कहलाती है उदासीनीकरण की अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये जो ऑप्शन इसमें सही होता वो होता आपका सेकंड वाला बी ऑप्शन, जो उदासीनीकरण का जो आंसर था वो सही होता। अब बाकी जो ऑप्शंस हैं उसको भी थोड़ा सा अपनी नॉलेज के लिए डिस्कस कर लेना चाहता हूं आपके साथ। जो पहला ऑप्शन दिया था जल अपघटन, जल अपघटन का मतलब क्या होता है? जल अपघटन का मतलब होता है कि जब वाटर डिसोसिएट होता है, मतलब ये प्रोसेस अगर उल्टी हो जाती, उल्टी होने का मतलब ये रिएक्शन अगर ऐसे लिखी होती है H2O ग्रीज आउट H+ और OH-, तो ये कहलाता जल अपघटन या हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, ये ग्रीक वर्ड है, और लाइसिस का मतलब होता है टू ब्रेक डाउन, मतलब टूटना। तो पानी का टूटना ये कहलाता है हाइड्रोलाइसिस। तो पहला ऑप्शन सही नहीं होता, जल अपघटन, मैंने उसकी मतलब बता दिया, उसकी डेफिनेशन बता दी। और दूसरा ऑप्शन आपका सही बताया मैंने, जो उदासीनीकरण की अभिक्रिया है, क्योंकि अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके पानी बनाते हैं, ये उदासीनीकरण की अभिक्रिया होती है। तीसरा जो ऑप्शन था वो था डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण। निर्जलीकरण का मतलब होता है जब किसी कंपाउंड में से पानी को बाहर निकाल लिया जाए, एक्सट्रैक्ट कर लिया जाए, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिहाइड्रेशन। जैसे अल्कोहल को लेता हूं मैं, एक एग्जांपल यहां पे यूज कर ले रहा हूं, एक पॉपुलर, क्योंकि आपके सिलेबस में भी है अल्कोहल ACF के। ये मैंने एक अल्कोहल का स्ट्रक्चर बनाया, ये आपका अल्कोहल है, जो इथेनॉल, जो कि आपको पढ़ना भी था, आपके सिलेबस का पार्ट है। तो ये जो अल्कोहल है, अगर मैं इससे पानी को बाहर निकाल दूं, अगर इससे मैं वाटर को बाहर निकाल देता, ये H और ये OH, तो ये बन जाता आपका डिहाइड्रेशन, ये हो जाता है डिहाइड्रेशन, और यहां पे बन जाती एल्कीन। तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। तो ये ऑप्शन जो था आपका, ये निर्जलीकरण का था या डिहाइड्रेशन था। और चौथा जो ऑप्शन आपके पास है वो है डिहाइड्रोहैलोजनीकरण। डिहाइड्रोहैलोजनीकरण क्या होता है? डिहाइड्रोहैलोजनीकरण होता है जब किसी भी कंपाउंड से आप हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों ही चीजों को बाहर निकाल देते हैं। हैलोजन बोलने का मतलब जो 17वें समूह के तत्व हैं, ध्यान दीजिएगा, 17वें समूह में जो तत्व आते हैं वो आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन, इतने तत्व आते हैं। तो एस्टेटिन चूंकि रेडियो एक्टिव होता है और ये धातु है, तो इसको अगर हम लोग छोड़ दें तो इनको सम्मिलित रूप से हम लोग बोलते हैं हैलोजन। और क्यों हैलोजन बोलते हैं? क्योंकि इसको सबसे पहले सीवीड्स या समुद्र की खरपतवार से क्या किया गया था? सबसे पहले ऑब्टेन किया गया था, प्राप्त किया गया था। और समुद्र की जो खरपतवार होती है उसको हम लोग ग्रीक में बोलते हैं हैलोजन। तो उसके नाम के बेस पे इन सारे कंपाउंड का, इन सारे एलिमेंट का नाम पड़ गया हैलोजन। तो 17वें समूह की जो अधातुएं होती हैं उनको बोलते हैं हैलोजन।
तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन जो प्रोसेस होती है वो ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों ही रिएक्टेंट से या कंपाउंड से बाहर निकल जाता है, तो उस क्रिया को, उस रिएक्शन के प्रकार को बोलते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये चारों जो ऑप्शंस थे उनकी जो थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन थी मैंने यहां पे आपको साथ में दे दी। तो इससे ये आपको पता चल गया कि जो H+ और OH- क्रिया करके पानी बना रहे हैं, यह अभिक्रिया क्या है? उदासीनीकरण की अभिक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जो मेरे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो हम अब 11वें नंबर पे आ रहे हैं, अभी तक हमने 10वें क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया, अब 11वें क्वेश्चन पे आते हैं। तो 11वां क्वेश्चन लिखा है, मैं उसको पढ़ दे रहा हूं जल्दी से, कि विशुद्ध पानी में सोडियम एसीटेट मिलाने पर पानी का पीएच में परिवर्तन होता है। यह इस प्रकार है। अगर मैं इंग्लिश में पढ़ूं, द पीएच ऑफ प्योर वाटर इज चेंज ऑन एडिशन ऑफ सोडियम एसीटेट, इट इज। तो पानी में अगर आप सोडियम एसीटेट मिलाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, पानी में जब आप सोडियम एसीटेट मिलाएंगे तो क्या क्रिया होगी। मैं ये क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान दीजिए, सेट ए के केमिस्ट्री का। तो अगर पानी में आप सोडियम एसीटेट मिलाएंगे तो क्या रिएक्शन होगी वो मैं आपको दिखा दे रहा हूं। ये मैंने लिखा सोडियम एसीटेट CH3COONA, ये मेरा सोडियम एसीटेट है, और इसकी अभिक्रिया मैंने किससे करा दी है? पानी से कराई है, मतलब उसका जल गठन करा रहा हूं, पानी के साथ क्रिया करा रहा हूं। तो यहां जो मुझे उत्पाद मिलेगा वो मुझे मिलेगा एसिटिक अम्ल और मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। यह अभिक्रिया होगी और इस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं लवण जल अपघटन। लवण जल अपघटन बोलने का मतलब है ये जो है सॉल्ट है और उसका जल अपघटन। अभी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में जल अपघटन का मतलब बताया था। जल अपघटन मतलब वाटर जो है वो ब्रेक डाउन होता है, जिसको हम लोग हाइड्रोलाइसिस बोलते थे। वाटर यहां पे टूट रहा है, H+ और OH- में H+ इसके साथ चला गया और OH जो था Na के साथ चला गया और उसने बना लिया NaOH। तो ये अम्ल और क्षार बन गए। ये एसिड है और ये बेस है, ये आपको पता होगा, ये एसिड है, एसिटिक एसिड इसको बोलते हैं, और NaOH एक क्षार है, ये क्षार है। पर जब पानी में इसको जब मिलाएंगे तो बोल रहा है कि पीएच का मान क्या हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो पीएच का मान होगा, जो पीएच होगा वो जो होगा वो 7 से अधिक हो जाएगा। मतलब जो विलयन है वो क्षारीय हो जाएगा। 7 से अधिक होने का मतलब है कि विलयन क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। पीएच आप जानते हैं, एक सोरेनसन नामक वैज्ञानिक हुए जिन्होंने एक काल्पनिक पैमाना दिया, काल्पनिक स्केल दी, जिसके बेस पे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी लवण का, किसी भी उसका एसिड और बेस का हम लोग अम्लता या क्षारीयता हम लोग क्या करते हैं, पता लगा पाते हैं। उसको बोलते हैं पीएच। तो पीएच जो होगा अगर 7 से ज्यादा होता है तो वो क्षारीय होता है, 7 से कम होता है तो वो अम्लीय होता है, और 7 होता है तो वो उदासीन होता है। ये इंफॉर्मेशन आपके पास होगी। पर अब ये पता कैसे चल रहा है कि पीएच उसका 7 से ज्यादा ही होगा, क्योंकि ये अम्ल भी बना रहा है और क्षार भी बना रहा है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो अम्ल बना है वो एक वीक एसिड है, मतलब एक दुर्बल अम्ल है, और ये जो क्षार बना है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, मतलब एक प्रबल क्षार है। तो प्रबल होने के कारण इसका प्रभाव पानी में ज्यादा होगा और इसी कारण पीएच का जो मान होगा वो 7 से अधिक होगा, या यूं बोलिए कि विलयन क्या होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा। तो उम्मीद करता हूं ये आपको पूरी चीज समझ में आई होगी कि जब हम लोग सोडियम एसीटेट का जल अपघटन करवाएंगे तो यहां पे ये दो कंपाउंड बनेंगे, एक अम्ल बनेगा, एक क्षार बनेगा। चूंकि अम्ल दुर्बल है इसी कारण उसका प्रभाव घट जाएगा, और क्षार प्रबल है तो उसका प्रभाव ज्यादा होगा, और उसके कारण क्या होगा कि जो पूरा का पूरा विलयन है ओवरऑल जो रहेगा वो क्षारीय प्रकृति का हो जाएगा, और क्षारीय प्रकृति का होने के कारण उसका पीएच मान जो होगा वो 7 से अधिक हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन सही होता पहला वाला कि पीएच जो होता वो ग्रेटर देन 7। तो ये उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी।
अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर 12 पे डिस्कस कर रहे हैं। और ये मैंने देखिए पिछले सीरीज में अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हो जो पेपर डिस्कशन वाला है, तो हमने आपको बताया था कि जो प्रथम समूह होता है, प्रथम समूह मतलब जिसमें कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम आते हैं, उनमें जो धातुएं होती हैं हाइड्रोजन को छोड़कर, वो सभी क्या होती हैं, क्षारीय धातु कहलाती हैं। और क्यों कहलाती है क्षारीय धातु? क्योंकि उनके जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो प्रबल क्षार होते हैं। तो सोडियम भी उसी का मेंबर है, प्रथम समूह का तत्व है और धातु है, तो उसका हाइड्रोक्साइड क्या होगा, एक प्रबल क्षार होगा। इसी कारण विलयन क्या होगा, क्षारीय होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 अब मैं डिस्कस कर रहा हूं इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ये बोलता है कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों में भिन्नता होती है। इंग्लिश में द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन डिफर्स इन। तो पहले तो हम दोस्तों ये समझे कि समस्थानिक होते क्या है। नाम से ही लग रहा है, इंग्लिश में बोलते हैं आइसोटोप। आइसो का मतलब होता है सेम और टोप का मतलब होता है पोजीशन। और हिंदी में बात करें तो समस्थानिक मतलब समान स्थान वाले। समस्थानिक बोलने का मतलब है समान स्थान वाले। तो आइसोटोप जो होता है, तो आइसोटोप का मतलब होता है सेम पोजीशन। और आइसोटोप की डेफिनेशन ये होती है कि परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं परंतु परमाणु भार जो होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं आइसोटोप। तो परमाणु क्रमांक मतलब आपका Z जो रहेगा वो सेम रहेगा, बट A जो रहेगा वो डिफरेंट होगा। ध्यान दीजिए, Z जो होता है वो परमाणु क्रमांक का सिंबल है, हम परमाणु क्रमांक को रिप्रेजेंट करते हैं Z से। और A जो है वो है परमाणु भार, एटॉमिक मास, जिसको हम रिफर करते हैं, जो कि अलग होगा। ये डेफिनेशन होती है किसकी, समस्थानिक की। तो अब देखते हैं कि समस्थानिक में क्या चीज डिफरेंट होती है। तो अब मैं अगर बात करता हूं, ये जो Z मैंने लिखा है मैं यहां पे लिख देता हूं उसको परमाणु क्रमांक। अगर इंग्लिश में बोले तो ये है एटॉमिक नंबर, और A जो है वो है आपका परमाणु भार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। परमाणु क्रमांक जो होता है किसी भी तत्व का, ध्यान दीजिए, वो होती है प्रोटॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक। इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और जो एटॉमिक मास है वो होता है सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों का जो योग होता है वो होता है आपका एटॉमिक मास। तो ये चीजें अगर मैं बात करूं कि अगर मान लीजिए परमाणु क्रमांक समान है, इसका मतलब हुआ कि कोई भी दो तत्व अगर मैंने X और Y ले लिया तो उनके परमाणु क्रमांक समान होने का मतलब है उनमें प्रोटॉनों की संख्या तो समान हो जाएगी, क्योंकि प्रोटॉन यहां भी यूज हो रहा है और यहां भी यूज हो रहा है, पर उनका परमाणु भार भिन्न होगा बोल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें जो चीज वेरी कर रही है, जिसके कारण वो वेरिएशन आ रहा है, वो क्या है दोस्तों, न्यूट्रॉनों की संख्या। तो अगर मैं दो तत्व ले लिया X और Y, तो अगर मैं बोलता हूं कि ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है, तो ये हाइड्रोजन के आपको मालूम है तीन आइसोटोप होते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। इसको बोलते हैं नॉर्मल हाइड्रोजन, ये है आपका ड्यूटेरियम और ये है आपका ट्रिटियम। तो तीनों में आपने देखा परमाणु क्रमांक समान लिए मैंने, मतलब उनके प्रोटॉनों की संख्या समान ले ली, पर परमाणु भार भिन्न भिन्न ले लिए। और परमाणु भार में भिन्नता प्रोटॉनों के कारण नहीं आ रही है, जिस कारण से आ रही है वो है न्यूट्रॉन। तो इसमें जो ऑप्शन सही होता वो पहला वाला ऑप्शन सही होता, जिसमें लिखा है समस्थानिकों के नाभिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या। तो समस्थानिक में जो भिन्नता आती है वो मुख्यतः न्यूट्रॉनों की संख्या में वेरिएशन के कारण आती है। तो परमाणु क्रमांक में चूंकि प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, इसी कारण आवर्त सारणी में उनकी स्थिति नहीं बदलती, क्योंकि आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो प्रोटॉनों की संख्या के ऊपर बेस्ड है, और प्रोटॉन कभी भी किसी दो भिन्न परमाणुओं के समान नहीं हो सकते। इसी कारण परमाणु क्रमांक नहीं बदलने के कारण उनकी आवर्त सारणी में स्थिति नहीं बदलती। इसी कारण उसका नाम ही पड़ा है समस्थानिक। समस्थान मतलब स्थान समान रहेगा। आइसोटोप इंग्लिश में बोलते हैं, आइसो का मतलब होता है सेम और टोप का मतलब होता है पोजीशन। तो सेम पोजीशन होनी चाहिए। तो हाइड्रोजन की जो तीनों आइसोटोप है उनके लिए अलग पोजीशन नहीं है आधुनिक आवर्त सारणी में, क्योंकि इनके परमाणु क्रमांक समान है और परमाणु भार भिन्न भिन्न है, और परमाणु भार में भिन्नता न्यूट्रॉनों की संख्या परिवर्तन के कारण आती है। तो इसमें ऑप्शन सही होता पहला वाला, क्योंकि न्यूट्रॉनों की संख्या बदल रही है।
अब दूसरा ऑप्शन जो दिया था समस्थानिकों के नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या बदलने का, अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया प्रोटॉनों की संख्या तो बदलेगी ही नहीं, इसी कारण आपका सेकंड ऑप्शन गलत होता। समस्थानिकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, समस्थानिक में इलेक्ट्रॉन का टर्म ही नहीं आता, इलेक्ट्रॉन का कोई रोल ही नहीं है, तो वो ऑप्शन भी आपका गलत होता। और जो लास्ट आपको बोल रहा है कि सभी समस्थानिकों में प्रोटॉन न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, बिल्कुल नहीं, न्यूट्रॉनों की संख्या तो बदल रही है, प्रोटॉनों की संख्या समान है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन के बाद जो अब हम लोग जो आगे के जो क्वेश्चन का डिस्कशन है वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में या नेक्स्ट सीरीज में इसी श्रृंखला में आगे की ओर चलते हुए करेंगे। और आप तो उम्मीद करता हूं कि जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी आपके सामने डिस्कस किए हैं उनको आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। थैंक यू वेरी मच।